इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसी एक डिलीवरी मैन प्लेन क्रैश करने के बाद जिंदा बच जाता है और कैसी वो एक सुनसान आइलैंड पर बिना पानी, बिना खाना और बिना शेल्टर के 4 साल गुजार देता है, और फिर कैसे वो इस सुनसान आइलैंड और समंदर से खुद को निकाल देता है बिना किसी की मदद के। कहानी की शुरुआत एक डिलीवरी वाले आदमी से होती है जो प्लेन में बैठा सामान डिलीवर करने रवाना हुआ है। इस आदमी का नाम जैक चक है। जैक प्लेन में थोड़ी देर आराम करता है और जब उठ जाता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है और पायलट रास्ता खो चुके हैं। अब वो बिना जगह मालूम किए लैंडिंग करने वाले होते हैं। प्लेन में अचानक तेज हवा आ जाती है जिससे जैक का बैलेंस बिगड़ जाता है। उनमें से एक पायलट जैक की मदद करने के लिए आता है तो उसका सिर किसी चीज से टकरा जाता है और बेइंतहा खून बहना शुरू हो जाता है। कुछ ही लम्हों में प्लेन एक बहुत बड़े समंदर में क्रैश हो जाता है। प्लेन पूरी तरह समंदर में डूब जाता है। जैक ने पहले ही अपने साथ ट्यूब उठा रखी थी जिसकी मदद से वो पानी के नीचे से ऊपर लेयर तक आ जाता है और ऊपर आकर उसमें बैठ जाता है। समंदर की लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक थीं जिससे जैक बेहोश हो गया और जब होश में आया तो वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच चुका था जहां से दूर दूर तक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो उठ जाता है तो ऊपर झाड़ियों से किसी चीज की आवाज आती है। जब जैक देखने जाता है तो अचानक उसके सामने एक नारियल गिरता है। आदमी घबराकर उसे उठाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके जिंदा रहने की उम्मीद मिल गई हो। इसके बाद वो बहुत सारे गिरे हुए नारियल जमा करता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि उन्हें खोले कैसे। पहले वो नारियल को एक बड़ी चट्टान पर दे मारता है, मगर कितनी ही बार कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो दोनों हाथों से जोर जोर से मारता है, कभी नुकीले पत्थर पर दे मारता है और कभी दूसरे पत्थर से तोड़ने की कोशिश करता है। हालात ये हो जाती है कि पत्थर टूट जाते हैं लेकिन नारियल फिर भी सलामत रहता है। तब उसकी नजर एक तेज पत्थर के टुकड़े पर पड़ती है। वो उसे चाकू की तरह इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे नारियल को काटना शुरू कर देता है। अपनी पूरी ताकत लगा देता है क्योंकि उसे बस किसी तरह नारियल का पानी पीना होता है। पिछली नाकामी से सबक मिल चुका था। इस बार वो सब्र से काम लेता है। तीर की नोक से नारियल में एक छोटा सा सुराख करता है और आखिर एक दिन तक प्यासा रहने के बाद उसे पानी नसीब हो ही जाता है। जैक एक प्लेन क्रैश के बाद समंदर की लहरों के साथ इस सुनसान जजीरे पर आ फंसा था। इस वीरान जगह पर उसका सिर एक वॉलीबॉल उसका साथी था और कुछ कुरियर के पार्सल भी थे जो लहरों के साथ किनारे तक आ गए थे। वो उन सब को बहुत एहतियात से जमा करता है क्योंकि शायद यही डब्बे उसकी जिंदगी बचाने में काम आ सकते थे। उसके बाद वो बीच पर बहुत बड़े हरूफ में हेल्प लिखता है और वॉलीबॉल और लकड़ियों की मदद से एक सादा सा पनाहगाह बना लेता है। जब वो अपनी जेब में रखी घड़ी के अंदर महबूबा की तस्वीर देखता है तो उसका दिल गम से भर जाता है। सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा होता है। जो मंजर पहले बहुत खूबसूरत लगता था अब उसके लिए सिर्फ खौफ की निशानी बन चुका था। अब समंदर उसे एक खौफनाक दरिंदा लगता था जो हर चीज को निगल सकता था। पहली रात जैक बहुत खौफ और बेचैनी में गुजारता है। सुबह उठकर देखता है कि बीच पर लिखा हुआ मदद का पैगाम लहरों ने मिटा दिया है, इसीलिए वो लकड़ियां जमा करके दोबारा उसे बना देता है। थोड़ा आराम करने के बाद एक लकड़ी हाथ में लेकर जजीरे की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ ही दूर चलता है कि सामने ऊंची चट्टानें और उनसे टकराती तेज लहरें नजर आती हैं। वो फौरन समझ जाता है कि इस रास्ते से आगे जाना नामुमकिन है। वापस लौटते वक्त उसे एक गुफा नजर आती है लेकिन अंदर इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सोचता है कि बाद में इसकी तलाश करेगा। आगे चलते हुए वो समंदर के किनारे पत्थरों पर गुजरता है लेकिन जूते न होने की वजह से उसके पांव बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। तब उसकी नजर दूर एक ऊंचे पहाड़ पर पड़ती है। वो सोचता है कि अगर उसकी चोटी तक पहुंच गया तो शायद पूरा जजीरा देख सके। इसी दौरान उसे एक और कुरियर बॉक्स मिलता है जिस पर पंख का निशान बना होता है। कैंप में वापस आकर वो पत्थर की मदद से अपनी पैंट का कपड़ा फाड़ता है और उससे पांव पर लपेटकर आरजी जूते बना लेता है। नए जूते पहनकर वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद जब वो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है तो उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ समंदर ही समंदर होता है, जैसे पूरी दुनिया में बस वही एक छोटा सा जजीरा रह गया हो। वो एहतियात से नीचे झांकता है तो पता चलता है कि जजीरे की दूसरी तरफ सिर्फ सीधी खतरनाक चट्टानें हैं, मतलब सिर्फ वही बीच वाली जगह रहने के काबिल है। जब वो दोबारा अपने बीच की तरफ देखता है तो उसे दूर किनारे पर किसी इंसान की शक्ल नजर आती है। वो फौरन पहाड़ से नीचे दौड़ता है लेकिन तब तक ज्वार का पानी उस जगह को ढक चुका होता है। वो बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है, मगर जब उस शख्स के पास पहुंचता है तो मालूम होता है कि वो तो एक बुरी तरह गल चुकी लाश है। ये मंजर देखकर उसका दिल घबरा जाता है और वो अंदर से टूट जाता है। फिर भी वो लाश को कैंप तक खींच कर लाता है। उसके पांव से जूते उतार लेता है क्योंकि इस वक्त उसे
जिसे उनकी सख्त जरूरत होती है। साथ ही उसे एक टॉर्च भी मिल जाती है जो अभी तक काम कर रही होती है। आखिर में वो एक गड्ढा खोदकर लाश को दफन करता है और उसकी याद में पत्थर पर उसका नाम भी लिख देता है। जजीरे पर उसका दूसरा दिन खत्म होने वाला होता है। वो उन जूतों को अपने हिसाब से ठीक कर लेता है। रात बहुत लंबी और खामोश होती है। वो बार बार टॉर्च जलाता और बुझाता रहता है। हर चमकती रोशनी के साथ उसकी उम्मीद भी जिंदा रहती है। वक्त गुजरता गया और जैक धीरे धीरे सर्वाइवल में माहिर होता गया। हाँ, बाथरूम के लिए अब भी उसे किसी झाड़ी का सहारा लेना पड़ता था। हर सुबह वो नारियल के छिलकों में ओस का पानी जमा करता था। पानी का मसला तो हल हो गया था, अब असली मुश्किल खाने की थी। यहाँ तक के किनारे पर मिलने वाली मछली या स्क्विड पकड़ना भी उसके बस की बात नहीं थी। एक रात उसे पेशाब की वजह से नींद से उठना पड़ता है। जब वो अपना काम करके वापस मुड़ता है तो अचानक दूर समंदर के अफक पर एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई नजर आती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता रहता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में उसे एहसास हो जाता है कि उसकी आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती। वो फौरन कैंप की तरफ दौड़ता है और टॉर्च उठा लाता है। वो बार बार टॉर्च की रोशनी दिखाता है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि काश ये रोशनी थोड़ी और तेज होती या इस वक्त उसके पास एक सिग्नल फ्लेयर होता। आखिरकार जैक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो अपनी बनाई हुई आरजी कश्ती को खोल देता है, एक कपड़े का टुकड़ा निकालकर सर पर बांध लेता है और दूर उभरती हुई सुबह की रोशनी को देखता है। उसे लगता है कि शायद उसी सिमत उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मौजूद है। वो कश्ती पर सवार होकर पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू करता है, लेकिन समंदर की तेज लहरें बार बार उस पर टूट पड़ती हैं। एक लहर के बाद दूसरी लहर उसे वापस धकेलने की कोशिश करती है, जैसे ये सुनसान जजीरा उसे कभी अपने कब्जे से आजाद नहीं करना चाहता। मगर जैक ने फैसला कर लिया था कि अपनी तकदीर का फैसला वो खुद करेगा। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी लहर उसके सारे ख्वाबों को पल भर में तोड़ देती है। उसकी छोटी सी आरजी कश्ती इस बेरहम समंदर के सामने बिल्कुल बेबस साबित होती है। समंदर के मुकाबले में वो सिर्फ रेत के एक झर्रे जैसी थी। नीचे छुपे हुए नुकीले पत्थर न सिर्फ कश्ती को फाड़ देते हैं, बल्कि जैक की टांग पर भी गहरा जख्म लगा देते हैं। अब वो टूट चुकी और हवा निकल चुकी कश्ती को पकड़कर मुश्किल से वापस किनारे की तरफ लौटने लगता है। हर कदम के साथ उसके जख्म से खून बहने लगता है और रेत पर सुर्ख निशान छूट जाते हैं। जैसे ही वो किसी तरह बीच तक पहुंचता है, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये बेरहम बारिश उसकी बची कुची हिम्मत भी तोड़ देना चाहती थी। जैक फौरन अपना सामान और कुरियर के पार्सल समेटकर लपेट लेता है और धीरे धीरे चलकर उस गुफा की तरफ बढ़ता है जो उसने पहले देखी थी। गुफा के अंदर उसे बारिश से पनाह मिल जाती है। इसी दौरान उसकी नजर पत्थरों से टपकते पानी पर पड़ती है जो लगातार एक छोटे से गड्ढे में जमा हो रहा होता है, जैसे कुदरत ने उसके लिए खुद एक साफ पानी का चश्मा बना दिया हो। जैक फौरन उस पानी को जी भरकर पीता है, लेकिन इतना थक चुका होता है कि वहीं सो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी टॉर्च की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगली सुबह वो सारे कुरियर के डब्बे बाहर ले आता है। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें खोलना जरूरी था। पहला पार्सल खोलता है तो उसमें सिर्फ बेकार कैसेट टेप्स होती हैं। दूसरे में तलाक के कागज निकलते हैं जिन्हें देखकर वो मायूसी से एक तरफ फेंक देता है। तीसरा डब्बा खोलता है तो उसमें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक विल्सन वॉलीबॉल होती है। फिलहाल उससे भी उसकी कोई मदद होती नजर नहीं आती। फिर एक और पार्सल में स्केटिंग शूज मिलते हैं। उनके चमकते हुए तेज ब्लेड देखकर उसे महसूस होता है कि ये बहुत काम आ सकते हैं। अगले डब्बे में एक ड्रेस निकलती है। वो उसे पहन कर देखता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके किसी काम की नहीं होती। फिर भी वो उसे संभाल कर रख लेता है क्योंकि शायद बाद में किसी काम आ जाए। आखिर में उसके सामने वो पार्सल आता है जिस पर पंख का निशान बना हुआ होता है। जैक कुछ लम्हे उसे देखता रहता है, फिर बिना खोले उसे वापस रख देता है। ये उसकी जिम्मेदारी भी थी और उसकी महबूबा की आखिरी निशानी भी। जल्द ही स्केटिंग शूज के ब्लेड उसके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। वो उनसे आसानी से चीजें काट लेता है, अपने जख्म साफ करता है और नारियल भी पहले से बहुत आसानी से खोल लेता है। वो स्केटिंग ब्लेड से एक लकड़ी को तेज करके भाला बना लेता है और उसकी मदद से आसानी से केकड़े पकड़ने लगता है। मगर कच्चा गोश्त खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे दस्त लग जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो आग जलाना सीखना ही पड़ेगा। इसलिए वो लकड़ी से लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक चिंगारी तक पैदा नहीं होती। इतनी मेहनत करता है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो टूटने के करीब पहुंच जाता है। गुस्से और मायूसी में वो सब कुछ फेंक देता है और जाकर समंदर के किनारे बेहिम्मत सा बैठ जाता है। दूर तक फैला नीला समंदर
सफेद लहरें और ठंडी हवा का मंजर वाकई खूबसूरत था। लेकिन जैक के लिए इस खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं थी, उसे सिर्फ जिंदा रहना था। कुछ देर बाद वो अपने हाथ साफ करता है और दोबारा लकड़ियां उठाकर आग जलाने की कोशिश शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी नजर उस वॉलीबॉल पर पड़ती है जिसे वो पहले बेकार समझकर फेंक चुका था। बॉल पर उसके खून से लगे हाथ का निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान का चेहरा हो। जैक उस पर आंखें और नाक बना देता है और फिर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी बना देता है। आखिर में वो उस वॉलीबॉल को एहतियात से एक लकड़ी के ठूंठ पर रख देता है। इस तरह उस सुनसान जजीरे पर जैक को अपना पहला दोस्त मिल जाता है। उस वॉलीबॉल का नाम वो विल्सन रखता है। अब जब भी वो काम करता उसे लगता जैसे विल्सन उसके साथ खड़ा हो। इसी हौसले के साथ वो फिर से लकड़ी रगड़ने लगता है। अचानक सूखी घास से हल्का सा धुआं उठता है। जैक हैरानी से एक नजर विल्सन की तरफ देखता है और फिर और भी ज्यादा ताकत से लकड़ी रगड़ने लगता है। उसके चेहरे से पसीना बह रहा होता है और घास से निकलता धुआं घना होता जाता है। वो दुआ मांगते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस धुएं पर फूंक मारता है और फिर आखिरकार आग भड़क उठती है। ये देखकर जैक की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो आग के गिर्द नाचने लगता है और चीख चीख कर अपनी खुशी का इजहार करता है। जजीरे पर फंसने के बाद ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। जलती हुई आग सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसके अंदर भी उम्मीद की एक नई लौ जगा देती है। अब वो केकड़ों को पकाकर खाता है। उनकी खुशबू उसके लिए किसी दावत से कम नहीं होती। पेट भरकर अपनी पहली गरम गरिजा खाते हुए वो सामने बैठे विल्सन की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि खाना कितना लजीज है। जब इंसान बिल्कुल तन्हा हो तो उसका जहन उसके जिस्म से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अब विल्सन सिर्फ एक वॉलीबॉल नहीं रहा था बल्कि जैक का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। इसी दौरान उसके दांत का दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो विल्सन से शिकायत करता कि काश उसने वक्त पर डेंटिस्ट के पास जाना न छोड़ा होता। एक दिन दांत का दर्द इतना अनबेरेबल हो गया कि उसने खुद ही उस खराब दांत को निकालने का फैसला कर लिया। वो स्केटिंग शू का ब्लेड दांत के साथ फंसा देता है, फिर पहले से रखा हुआ एक पत्थर उठाता है और पूरी हिम्मत के साथ जोर से वार करता है। अगले ही लम्हे दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि जैक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। आग की लौ सिर्फ उसके लिए उम्मीद ही नहीं बल्कि गुजरते वक्त की निशानी भी बन चुकी थी। दिन, महीने और साल उस जलती हुई आग के साथ धीरे धीरे बीतने लगे। सब कुछ किसी ख्वाब की तरह गुजरता गया। अब जैक मछली पकड़ने में माहिर हो चुका था। 4 साल की तन्हाई ने उसे लगभग एक जंगली इंसान बना दिया था। अब वो खाना पकाने की भी ज्यादा फिक्र नहीं करता था बल्कि अक्सर मछली को सीधा ही खा लेता था। गुफा की दीवारों पर वक्त के हिसाब से अनेक निशान बने हुए थे। वो सिर्फ दिनों की गिनती नहीं बल्कि 4 साल की तन्हाई और दर्द की कहानी सुना रहे थे। इन 4 सालों में जैक की शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। लंबे उलझे बाल, घनी दाढ़ी और दुबला पतला जिस्म। जो आदमी कभी सेहतमंद था अब सिर्फ हड्डियां नजर आती थीं। घड़ी के अंदर रखी महबूबा की तस्वीर भी पुरानी और पीली पड़ चुकी थी और विल्सन, उस पर बने हुए खून के निशान और सूखे हुए घास के रेशे ऐसे लगते थे जैसे उसके भी बाल उग आए हों। यही छोटी छोटी चीजें जैक को जिंदा रखे हुए थी, लेकिन इतने सालों में उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन अचानक उसकी नजर किनारे पर तैरकर आने वाले एक बड़े प्लास्टिक पैनल पर पड़ती है। जैक और विल्सन दोनों उसे हैरानी से देखते रहते हैं। फिर हवा का एक झोंका उस पैनल को उलट देता है। उस लम्हे जैक के दिमाग में बिजली सी चमकती है। वो पहले विल्सन की तरफ देखता है, फिर प्लास्टिक पैनल की तरफ और उसे समझ आ जाता है कि शायद यही उसकी आजादी का रास्ता है। अगर वो एक मजबूत लकड़ी का राफ्ट बना ले और इस प्लास्टिक पैनल को सेल की तरह इस्तेमाल करे तो शायद इस जजीरे से निकल सकता है। बस फिर क्या था, वो दरख्तों को जलाकर कमजोर करता, स्केटिंग ब्लेड से उन्हें काट देता और एक एक लकड़ी जमा करने लगता। राफ्ट बनाने के लिए रस्सी की भी जरूरत थी, इसीलिए वो दरख्तों की छाल उतारकर उससे मजबूत रस्सियां बनाता रहा। इन 4 सालों में जैक ने सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं सीखा था, वो हर महीने हवा की सिमत, मौसम और समंदर के रवैये का रिकॉर्ड भी पत्थरों पर लिखता रहा था। उसे मालूम था कि समंदर में निकलने का सही मौसम साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर इस बार मौका हाथ से निकल गया तो उसे दोबारा पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। राफ्ट लगभग तैयार थी, लेकिन अब भी कुछ रस्सी कम पड़ रही थी। जैक पूरा जजीरा छान मारता है मगर कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर विल्सन पर पड़ती है, जैसे विल्सन उसे कुछ याद दिला रहा हो। सूरज घरूप हो रहा था और उसकी सुर्ख रोशनी पूरे समंदर को लाल कर रही थी। जैक चट्टान की ऊंचाई पर चढ़कर वो पुरानी रस्सी उतार लेता है
वही रस्सी जो उसने 4 साल पहले खुदकुशी करने के इरादे से बांधी थी। उस वक्त वो उसकी मौत का जरिया बनने वाली थी और आज वही रस्सी उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। उस रात गुफा के अंदर जैक अपनी राफ्ट की आखिरी तैयारियां करता रहा। 4 साल से जिस जजीरे ने उसे कैद कर रखा था, अब वो उसे हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। वो विल्सन से लगातार बातें करता रहा, इतनी कि कभी कभी लगता था जैसे वाकई विल्सन उसे जवाब दे रहा हो। लेकिन जैक अच्छी तरह जानता था होश की हालत में विल्सन सिर्फ एक वॉलीबॉल था। फिर भी उसके लिए वो एक आम वॉलीबॉल कब का रहना बंद हो चुका था। आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब उसकी राफ्ट पूरी तरह तैयार हो जाती है। जैक अपनी पुरानी जंग लगी पॉकेट वॉच संभाल कर रख लेता है। साथ ही वो पंख वाले निशान वाला पार्सल भी बिना खोले अपने साथ बांध लेता है। अब सिर्फ सही हवा और सही मौसम का इंतजार बाकी था। इस इंतजार के दिनों में दिन के वक्त वो राफ्ट के सेल पर तस्वीरें बनाता और रात को विल्सन के साथ बैठकर दुनिया भर की बातें करता। इतनी तन्हाई के बाद भी उसने कभी ये नहीं भूला कि वो एक सिविलाइज्ड दुनिया का इंसान है। फिर वो दिन आ ही जाता है। तेज हवा चल रही होती है। जैक एक पत्थर पर अपना नाम हमेशा के लिए तराश देता है, जैसे अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ रहा हो। फिर वो राफ्ट को समंदर की तरफ धकेल देता है। उसके सामने गरजती हुई लहरें थीं, पीछे 4 साल की कैद और दिल में सिर्फ एक उम्मीद। वो विल्सन को राफ्ट के अगले हिस्से पर मजबूती से बांध देता है और पूरी ताकत से समंदर का मुकाबला शुरू कर देता है। लहरें बार बार राफ्ट पर हमला करती हैं। समंदर पूरी ताकत से गरज रहा होता है, मगर राफ्ट भी जैक के इरादे की तरह मजबूत साबित होती है। फिर अचानक सामने कई मीटर ऊंची एक खौफनाक लहर उभर कर खड़ी हो जाती है। जैक जोर से चिल्लाता है, मजबूत रहना विल्सन, और खुद सेल के साथ चिपककर अगले पल का इंतजार करता है। जब लहर बिल्कुल करीब आ जाती है, वो फौरन प्लास्टिक पैनल वाला सेल खोल देता है। दूर से वो पैनल फरिश्ते के परों की तरह नजर आता है। अगले ही पल समंदर की वो दहशतनाक लहर जैक और उसकी राफ्ट को पूरी तरह निगल लेती है। लेकिन चंद लम्हों बाद वही सफेद सेल दोबारा लहरों के ऊपर उभरकर सामने आ जाता है। इस बार वो सुनसान जजीरा उन्हें कभी वापस रोक नहीं पाता। जैक पीछे मुड़कर अपने उस छोटे से जजीरे को देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी तन्हाई के पूरे 4 साल उसके सामने खड़े हों। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी उदासी भर जाती है और वो देर तक बिना पलक झपकाए उस जजीरे को देखता रहता है। इसके बाद जैक की जिंदगी समंदर के बीच गुजरना शुरू हो गई। वो अपनी राफ्ट के सेल से बारिश का पानी जमा करता और उसे नारियल के छिलकों में संभाल कर रखता। जब भूख लगती तो समंदर में गोता लगाकर मछली पकड़ लेता। लेकिन समंदर की तन्हाई जजीरे की तन्हाई से भी ज्यादा खौफनाक थी। रातों की खामोशी बेइंतहा गहरी होती और कभी कभी दूर पानी की सतह पर उभरती हुई व्हेल्स नजर आ जाती। लेकिन समंदर का असल खतरा सिर्फ ऊंची लहरें नहीं थी, कभी भी तेज आंधी और तूफानी बारिश आ सकती थी। ऐसी ही उसका प्लास्टिक सेल भी उड़ा कर ले गई। जैक बेबस होकर राफ्ट को पकड़े रहा और अपनी तकदीर के हवाले हो गया। हैरत की बात यह थी कि वो इस खौफनाक तूफान से बच गया, मगर सुबह तक उसकी राफ्ट बुरी तरह टूट चुकी थी। सिर्फ कुछ लकड़ियां और सामान ही बाकी बचा था। विंग वाले निशान का पार्सल अब भी राफ्ट पर मजबूती से बंधा हुआ था और विल्सन वो आखिरी लम्हे तक जैक का साथ निभा रहा था। फिर अचानक एक जोर की लहर आई और विल्सन राफ्ट से अलग होकर दूर बहने लगा। जैक फौरन पानी में छलांग लगा देता है। वो पूरी ताकत से तैरता है, लेकिन उसकी सेफ्टी रोप अपनी हद तक पहुंचकर रुक जाती है। विल्सन अब भी उससे बहुत दूर होता है। वो बेबसी से अपने दोस्त को दूर जाता देखता रहता है। एक पल के लिए वो रस्सी छोड़कर उसके पीछे जाने का सोचता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि अगर ऐसा किया तो खुद भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिर वो सिर्फ बार बार चिल्लाता रहता है, विल्सन आई एम सॉरी। सुबह का सूरज निकलता है और उसकी रोशनी पुरसुकून समंदर पर बिखर जाती है। अचानक एक बहुत बड़ा कार्गो शिप उसके करीब से गुजरता है। शायद यही विल्सन का आखिरी तोहफा था। जैक अपनी बची कुची ताकत से शिप की तरफ हाथ हिलाता है और बार बार सिर्फ एक ही नाम लेता रहता है, केली केली। 1 महीने बाद जैक वापस अमेरिका लौट आता है। फेडेक्स कंपनी उसके लिए शानदार वेलकम सेरेमनी रखती है। प्लेन क्रैश का वो इकलौता जिंदा बचने वाला मुसाफिर था, मगर जैक को न तालियों से मतलब था और न शोहरत से। उसे सिर्फ केली से मिलना था। लेकिन उसका पहला सामना उसके डेंटिस्ट से होता है। वही डेंटिस्ट जिसके पास ना जाने का उसे जजीरे पर इतना अफसोस होता था। डेंटिस्ट उसे एक ऐसी खबर देता है जो उसकी दुनिया हिला देती है। केली ने उसे मरा हुआ समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी और अब उसकी शादी हो चुकी थी। जैक कुछ नहीं कहता, ना रोता है, ना शिकायत करता है, बस खामोशी से सब कुछ सुनता रहता है।
डेंटिस्ट उसे तसल्ली देकर चला जाता है। जैक पर्दे हटाकर बाहर देखता है जहाँ केली भी उसकी तरह टूट चुकी होती है और उस लम्हे जैक समझ जाता है कि कुछ चीजें वक्त कभी वापस नहीं लौटाता। वेलकम पार्टी खत्म होने के बाद जैक अपने तमाम दोस्तों को रुखसत करता है। कुछ वक्त बाद जैक एक नया विल्सन वॉलीबॉल खरीदता है। फिर वो उस पार्सल को जिस पर पंखों का निशान बना था और जिसे उसने 4 साल तक कभी नहीं खोला, उसके असल मालिक तक पहुंचाने निकल पड़ता है। पार्सल एक दूर दराज फार्म हाउस का होता है। हर तरफ खुले खेत होते हैं और गेट पर आधा टूटा हुआ बोर्ड लगा होता है जिस पर वही पंखों वाला निशान बना हुआ होता है। जैक पार्सल देकर साथ एक छोटा सा नोट भी छोड़ देता है। इस पार्सल ने मेरी जिंदगी बचा ली, शुक्रिया। इसी के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन फिल्म के साथ। अल्लाह हाफिज।